वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोग अपना प्री बोर्ड फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठे हैं और रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नजर आएंगे उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे अपनी कॉपी में। और क्वेश्चन नंबर 20 तक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वो रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने क्लास ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आप उनको दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई मिस हो गया तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। इट रिलेट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अगर आप में से किसी को याद है तो मैंने पहले भी बताया था, इट्स 100% श्योरिटी कि आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर से रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे हमें इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए टॉपिक को। देखिए क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2022 अपूर्वा लिमिटेड रजिस्टर्ड विद, रजिस्टर्ड का मतलब होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, share capital of rupees 10 lakhs divided into, so this is the authorized capital, right? Divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The company issued prospectus inviting applicants for 90,000 equity shares. What is the number of shares authorized? 1 lakh is the number of shares authorized. What is the number of shares issued? The 90,000 is the number of shares issued. The company received applications for 85,000 shares. How many is the number of shares subscribed? So you all know that this is a situation of under subscription. However, the question has not asked us to pass the journal entries. The question has asked us to prepare the balance sheet. तो उसी से हम डील करेंगे। कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स और कंपनी ने उसमें से 90,000 इशू किए हैं और कंपनी के सब्सक्राइब हुए हैं 85,000 शेयर्स। During the first year, rupees 8 per share was called. What is the face value of these shares? Rupees 10 is the face value of these shares. साफ साफ लिखा है 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It means 10 is the face value of these shares. और क्या हमने पूरा call कर लिया? No, only rupees 8 have been called. Fine, let's move further. Raman holding 1,000 shares and Aman holding 2,000 shares did not pay the first call of rupees 2. जब कभी भी बात आ जाती है नॉट पे तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। The amount called up by the company not paid up by the shareholder is known as calls in arrear. कितने रुपए की रेट से इनका एरियर में है अमाउंट, तो साफ साफ लिखा है कि इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपीज की रेट से नहीं दिया। तो इन पर्संस का एक के 1,000 शेयर्स हैं, दूसरे के 2,000 शेयर्स हैं। इनके शेयर्स पर 2 रुपीज की रेट से कॉल्स इन एरियर है। The rate at which the amount is in arrear is at the rate of rupees 2. 2 rupees की रेट से calls in arrear है, right? So let's see what is given further in the Aman's shares. अमन कौन है? अमन वो है जिसके 2,000 शेयर्स है। अमन शेयर्स पर forfeited. What does forfeited mean? Forfeiture means cancellation of shares. फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ वेरियस कॉल्स एंड ऑल। जब कभी भी कंपनी पैसा डिमांड करती है और शेयर होल्डर अगर उसको पेमेंट नहीं करता है, सो द कंपनी हैज एन ऑप्शन आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द शेयर होल्डर कैन कैंसिल द शेयर्स। सिंपल सा लॉजिक है कि भी शेयर इशू किए और कहा कि इसका पैसा दीजिए, पर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल करने का राइट रखती है। सो फोरफीचर और फोरफीट means to cancel the shares, and later on 1,500 of these shares were reissued at rupees 6 per share, rupees 8 called up, rupees 8 called up ही है पहले भी और अभी भी ये बोल रहा है rupees 8 called up, लेकिन 6 रुपीज में री इशू किया। इसका मतलब
₹2 हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट का दे दिया है, राइट। शो द शेयर कैपिटल विल शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का ही पार्ट बनाने के लिए डिमांड किया गया है। As per Schedule 3 of Companies Act 2013, I hope you remember, that is part first of Schedule 3 contains the format of balance sheet, and part 2 Schedule 3 contains the format of statement of profit and loss. We have also been asked to prepare notes to accounts. This is the question. क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करवा देता हूं, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस टॉपिक को समझने में। आपको सबसे पहले ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, व्हाट डू वी मीन बाय कॉल्स इन एरियर। तो देखिए मीनिंग लिखा है, मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कंपनी ने पैसा डिमांड किया और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इसको हम अनपेड कॉल्स भी बोल सकते हैं, और इसे हम यू कैन से आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। अनपेड कॉल्स, कॉल्स इन एरियर, आउटस्टैंडिंग कॉल्स को भी बोल सकते हैं। शेयर फोरफीचर की अगर मैं बात करूं, फोरफीचर का क्या मीनिंग होता है? फोरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स और अनपेड कॉल्स। जब भी कभी किसी के कॉल्स अनपेड रहे तो शेयर्स को फोरफीट करने का राइट कंपनी के पास में होता है, शेयर्स को कैंसिल करने का राइट कंपनी के पास में होता है। कैपिटल रिजर्व की अगर हम बात करें, व्हाट डज कैपिटल रिजर्व मीन? एट द टाइम ऑफ री इशू इफ एनी सरप्लस अराइजेस, दैट प्रॉफिट ऑन री इशू इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। बिकॉज ये क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड कैपिटल प्रॉफिट्स। The profits arised out of the daily activities of the business is known as revenue profit, and the profit arised out of the incidental activities to the business is known as capital profits. So daily shares का cancellation करना, reissue करना थोड़ी ना business का operating activity है। So this profit arised is known as the capital profit, will be transferred to the capital reserve. अब बात ये आती है कि इनका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की। द शेयर होल्डर्स फंड विल बी शोन, सॉरी नॉट शेयर होल्डर्स फंड, कॉल्स इन एरियर। द कॉल्स इन एरियर विल बी शोन अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड एंड अंडर द सब हेड शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इसका भी आएगा। आपको 6 आइटम्स क्वेश्चन में गिवन रहेंगे और आपको उनका हेडिंग और सब हेडिंग लिखना होगा कि बैलेंस शीट में इनका हेडिंग क्या होता है, सब हेडिंग क्या होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कॉल्स इन एरियर का हेडिंग रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेडिंग के नाम का आप इसको क्या करेंगे, शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। फिर आते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट की बात। शेयर फोरफीचर का अगेन हेडिंग तो रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड में फिर it will be shown as an addition to the subscribed capital. Calls in arrear will be shown as deduction to the subscribed capital, while share forfeiture account will be shown as an addition to the subscribed capital. ये याद कर लेना है आपको। फिर तीसरा आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व is also having the same heading, that is shareholders fund, and it is having a subheading, that is reserves and surplus. हेड इज शेयरहोल्डर्स फंड एंड द सब हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये आपको हेडिंग सब हेडिंग इनके याद करनी है। अब बात ये आती है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब तक पिक्चर में रहता है। तो व्हेनेवर देयर इज एनी अमाउंट अनपेड बाय द शेयर होल्डर, सो द कॉल्स इन एरियर कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस until and unless the shares are not forfeited. Calls in arrear account will remain into existence before forfeiture. एक बार शेयर्स को आपने फोरफीट कर दिया, उसके बाद में कॉल्स इन एरियर अकाउंट की जरूरत नहीं रह जाती है। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द फोरफीचर। अगर हम बात करें शेयर फोरफीचर अकाउंट कब एग्जिस्टेंस में आता है और कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है, so the share forfeiture account comes into existence after the forfeiture and remained into existence before the reissue. एक बार शेयर्स को आपने फोरफीट जैसे ही किया वैसे ही शेयर फोरफीचर अकाउंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है।
और ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है, जब तक कि इन फॉरफिटेड शेयर्स को, इन कैंसल्ड शेयर्स को आप री इशू नहीं कर देते, तब तक ये एग्जिस्टेंस में रहता है। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिमेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर फॉरफीचर एंड रिमेन्स इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर री इशू until unless these shares have not been reissued। और कैपिटल रिजर्व आपका कब एग्जिस्टेंस में आता है, कैपिटल रिजर्व कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। वंस द शेयर हैव बीन रीइश्यूड द कैपिटल रिजर्व विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखने वाला हूं कि कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट होता है, और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉल्स इन एरियर का हेडिंग सब हेडिंग क्या होगा, शेयर फॉरफीचर का हेडिंग सब हेडिंग क्या होगा, कैपिटल रिजर्व का हेडिंग सब हेडिंग क्या होगा। कॉल्स इन एरियर कब एग्जिस्टेंस में आएगा और कब तक रहेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कब एग्जिस्टेंस में आएगा और कब तक रहेगा, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट कब एग्जिस्टेंस में आएगा। अब बात ये आती है कि कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आता है। तो कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट आता है व्हिच हैव बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर, दैट इज अनपेड अमाउंट, राइट। कोई भी शेयर होल्डर से जो पैसा अनपेड रह गया वो कहां पे आता है, वो कॉल्स इन एरियर में आता है। मैं 1 मिनट के लिए आपको लेके चलता हूं दोबारा से अपने क्वेश्चन पे, और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे 2 शेयर होल्डर थे, एक का नाम है रमन होल्डिंग 1000 शेयर्स एंड अमन होल्डिंग 2000 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपए की रेट से इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो कॉल्स इन एरियर में किस रेट से अमाउंट आएगा स्टूडेंट्स, तो कॉल्स इन एरियर में आएगा ₹2 की रेट से अमाउंट आएगा। कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है, कॉल्स इन एरियर में आता है द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर। अनपेड वाला जो अमाउंट होता है वो कॉल्स इन एरियर में आता है। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है स्टूडेंट्स, शेयर फॉरफीचर में आता है टोटल मनी रिसीव्ड टिल डेट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक शेयर होल्डर से आपने 10 रुपीज डिमांड किया, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। एक शेयर होल्डर से आपने 10 रुपीज डिमांड किया और शेयर होल्डर ने, आपने 10 रुपीज कॉल है कॉल्ड अप, राइट। शेयर होल्डर ने उसमें से 6 रुपीज पे कर दिया और रिमेनिंग 4 रुपीज क्या रह गया, अनपेड रह गया। तो जो अमाउंट आपका अनपेड रह गया है ये आएगा कॉल्स इन एरियर में, और जो अमाउंट आपको पे हो गया है ये आएगा शेयर फॉरफीचर में। तो मैंने क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, टोटल मनी रिसीव्ड, टोटल मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर कोई अमाउंट प्रीमियम का रिसीव हुआ तो वो आपको लेस कर देना है। टोटल मनी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम शेयर फॉरफीचर में आता है। और फाइनल बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट आएगा। तो कैपिटल रिजर्व में स्टूडेंट्स शेयर फॉरफीचर में आपके पास में जो भी टोटल अमाउंट था उसमें से आप माइनस कर देंगे डिस्काउंट ऑन री इशू को, और फिर जो बचेगा वो आपको कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन नोट इट डाउन। द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट from which you have to deduct the amount of discount allowed at the time of reissue। रीइश्यू के टाइम पे अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है वो आप शेयर फॉरफीचर में से लेस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा, द टोटल मनी रिसीव्ड। डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितने डिस्काउंट है। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से शेयर करूं, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द शेयर्स वर रीइश्यूड 1500 shares were reissued at ₹6, ₹8 called up। तो जब आपने 6 रुपीज में उसको रीइश्यू कर दिया एट ₹6, यानी कि 2 रुपए आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ₹2 का आपने डिस्काउंट दे दिया है। सो व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द कैपिटल रिजर्व, टोटल शेयर फॉरफीचर में मेरे पास जो भी था उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए शेयर कैपिटल फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अगर इनमें से किसी पॉइंट में आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो एक बार पूछिए, अदरवाइज डायरेक्टली हम जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं फिर से बता दूं, कॉल्स इन एरियर का मतलब अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर, इट विल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब कैपिटल। What does share forfeiture mean? Share forfeiture mean the cancellation of shares, and the share forfeiture account will be shown as an addition to the subscribed capital. What does capital reserve mean? Capital reserve means the profit on reissue of shares, and it will be shown as reserves and surplus. राइट इसके बाद में बात आती है कि कौन सा अकाउंट कब एग्जिस्टेंस में आएगा और कब तक रहेगा। तो कॉल्स इन एयर अकाउंट विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर फॉरफीचर। वंस द शेयर्स हैव बीन फॉरफीटेड, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉल्स इन एयर अकाउंट विल गेट ओवर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट एग्जिस्टेंस में आएगा वंस द शेयर्स हैव बीन फॉरफीटेड, और एग्जिस्टेंस में रहेगा जब तक कि उनको रीइश्यू नहीं कर देते, आफ्टर फॉरफीचर बट बिफोर रीइश्यू। और जैसे ही आपने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया तो फिर कैपिटल रिजर्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आप शो करेंगे? कैपिटल रिजर्व में आप शो करेंगे शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट अवेलेबल था उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने का। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू की बात हो रही है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो भी आपका था वो आप लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट होता है? शेयर फॉरफीचर में होता है टोटल मनी रिसीव्ड टिल डेट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अगर जो टोटल मनी मैंने रिसीव किया उसमें कुछ पैसा प्रीमियम का भी रिसीव किया तो वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो शेयर फॉरफीचर में जाता है। और कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट आता है? जो अमाउंट अनपेड रहा था। This is the total summary of these three items. I hope you all are clear with these. तो हम बढ़ते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से आप पढ़ें, और क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर माइंड में अराइज हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे अपनी बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम मेन बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड द मेन बैलेंस शीट हैज सर्टेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है उसके हिसाब से हमें एक वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें हमारे पास में इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, फिर उसमें हमारे पास में प्रीवियस ईयर करंट ईयर के अमाउंट्स भी रहते हैं। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में होती है, उसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के एक दोनों के कॉलम रहेंगे अमाउंट के। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी एक सिंगल ईयर के बने, राइट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेन बैलेंस शीट एज ऑन 31st March, whatever is the accounting period given to you. Particulars, इसमें एक चीज हमने मिस कर दिया, नोट नंबर के लिए भी एक कॉलम होना चाहिए। आफ्टर particulars we'll be having note number, then current year, and previous year. इसके बाद में इस फॉर्मेट में जो सबसे पहला हेडिंग रहेगा वो होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को आप अंडरलाइन करेंगे, और इसके अंडर में जो सबसे पहला हमारा सब हेडिंग रहेगा
वो होगा शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में को भी अंडरलाइन आप करेंगे। और शेयर होल्डर्स फंड में टोटल 3 सब हेडिंग्स रहती हैं। सबसे पहला शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 2 सब हेडिंग्स इसमें हम लिख सकते हैं। पहला शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट होगा वो हम नोट नंबर 1 बना के कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी सब हेडिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व सरप्लस का कितना अमाउंट होगा उसे भी हम वर्किंग नोट नंबर 2 बना के कैलकुलेट करेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे जाता है आपका एसेट्स पार्ट आ जाता है। फिर एसेट्स में आपका करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो सब रहता है, बट वो अभी हम डील नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ हमें शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट डिमांड किया है। अब आते हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स पर। और नोट्स टू अकाउंट्स में भी सेम फॉर्मेट रहता है। और इसमें आपको सबसे पहला क्या लिखना है, आपका नोट नंबर। तो नोट नंबर 1 हम लेते हैं। नोट नंबर 1 का क्या हेडिंग रहेगा हमारा, शेयर कैपिटल। ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और इसमें सबसे पहला नोट है हमारा शेयर कैपिटल, इसे हम करेंगे अंडरलाइन शेयर कैपिटल को। और शेयर कैपिटल में टोटल हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला ऑथराइज्ड कैपिटल, छोटा सा बीच में अंडरलाइन करके इसमें, और इसका अमाउंट आप लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है हमें 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आउटर कॉलम में आप लिखेंगे ₹10 लाख, और इसे आप डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे। ये अमाउंट बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में होता है सेकंड, दैट इज इशूड कैपिटल। मैं एक बार दोबारा से आपको क्वेश्चन में शो कर देता हूं, देखिए। क्वेश्चन में हमने अभी पढ़ते समय देखा था कि कंपनी इज रजिस्टर्ड विद ₹10 लाख, दैट इज 1 लाख शेयर्स इसके ऑथराइज्ड हैं, जिसमें से कंपनी ने इशू कितने किए हैं 90,000। ₹10 का फेस वैल्यू चल रहा है। सब्सक्राइब कितने हुए हैं 85,000। और ये जो 85,000 हमारे टोटल सब्सक्राइब हुए थे, उस 85,000 में से 1,000 इनका एरियर था, 2,000 इनका एरियर था। और फिर हमने क्या किया था, हमने अमन के शेयर्स को फोरफीट कर दिया था। जब कभी भी शेयर्स फोरफीट हो स्टूडेंट्स, उसको आप टोटल में से लेस कर दो। तो 85,000 में से 2,000 शेयर्स मेरे फोरफीट हो गए, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बचते हैं, 83,000 शेयर्स बचते हैं। और फिर हमने क्या किया, इसमें से 1,500 शेयर्स को री इशू कर दिया था। जो आपने री इशू किए वो आप वापस आप एड बैक कर दो, तो हमारे पास में कितने शेयर्स हो गए मार्केट में अवेलेबल, 84,500। 84,500 शेयर्स हम सब्सक्राइब के नाम से मानेंगे। आई रिपीट, ऑथराइज कितने हैं 1 लाख, इशू कितने किए आपने 90,000, और सब्सक्राइब्ड वैसे 85 हुए थे, लेकिन उस 85 में से जो आपने फोरफीट कर दिए वो हम लेस कर देंगे, और जो हमने री इशू कर दिए वो वापस एड बैक कर देंगे। तो सब्सक्राइब के नाम से हम कितने शेयर शो करेंगे, 84,500 शेयर्स। तो यहां पे हमने लिखा है इशूड, और इशूड में हम कितना लेंगे 90,000 शेयर्स, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹9 लाख। अगेन इसे डबल लाइन करके क्लोज कर दो, और ये अमाउंट आपका मेन बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। थर्ड हमारे पास में आती है इसकी हेडिंग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फिर से 2 सब हेडिंग्स हो जाती है स्टूडेंट्स। पहले का नाम है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा हो जाता है आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इस क्वेश्चन में
जो हम डिस्क्लोजर करेंगे वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में करेंगे। और उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, 84,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़ते जाओ अपने क्वेश्चन पेपर में, ₹8 ही कॉल्ड अप किया था, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। और इस अमाउंट को आप लिखिए, कितना हो जाता है देखो, 84,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, तो ये हो जाता है 6,76,000। इसमें से हम करेंगे लेस, मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर को हम हमेशा डिडक्शन शो करते हैं, और कॉल्स इन एडवांस को हम एडिशन शो कर, सॉरी, कॉल्स इन एरियर को हम डिडक्शन शो करते हैं और शेयर फॉरफीचर को हम एडवांस शो करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को हम करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर आपके कितने शेयर्स का है, तो देखिए क्वेश्चन में आते हैं वापस से हम। टोटल हमारे पास में एक तो 1000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनका एरियर था, और 2000 ऐसे थे जिनका एरियर था। फिर 2000 जो थे अमन के, उसके शेयर्स के लिए क्या बोल रहा है, अमन शेयर्स वर फोरफीटेड, यानी कि ये 2000 शेयर तो आपने फोरफीट कर दिए, जब फोरफीट कर दिए तो इनकी तो बात ही खत्म हो गई। मैंने बताया था कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है, जब तक कि फोरफीट नहीं कर देते, बिफोर फोरफीचर, यानी कि हमें बात करनी है सिर्फ 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनका कॉल्स इन एरियर में आएगा, ठीक है। 1000 शेयर्स पे कितने रुपए की रेट से आएगा, जो मनी एरियर में रह गया था, ₹2 इन्होंने अनपेड रखा था, तो कॉल्स इन एरियर में आप यहाँ पे लेंगे 2000 पे, सॉरी 1000 है ना, 1000, क्योंकि 2000 को तो हमने फोरफिट कर दिया था। 1000 पे ₹2 की रेट से ₹2000 आपको क्या करना है, एज अ डिडक्शन शो करना है। आपके पास बचेगा 6,74,000। इसमें हम करेंगे ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मैंने आपको कहा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम एज एन एडिशन शो करते हैं, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट किसका आता है, जिन शेयर्स को आपने फोरफीट कर दिया था आफ्टर फॉरफीचर बिफोर री इशू। तो अब देखिए कितने ऐसे शेयर्स हैं जिनको हमने फोरफीट तो किया लेकिन री इशू नहीं किया। तो देखिए यहां पे इन्होंने लिखा अमन शेयर्स वर फोरफीटेड, अमन के 2000 शेयर्स थे, उनको आपने फोरफीट कर दिया था, और फोरफीट करने के बाद उसमें से 1500 आपने री इशू कर दिए थे। तो टोटल आपने फोरफीट कितने किए, 2000, उसमें से आपने 1500 क्या कर दिए, री इशू कर दिए, तो बाकी के 500 क्या रह गए, फोरफीटेड रह गए। और शेयर फोरफीचर अकाउंट कब आता है, शेयर फोरफीचर अकाउंट आता है आफ्टर फोरफीचर बट बिफोर री इशू नहीं किए होने चाहिए। शेयर फोरफीचर अकाउंट कब आता है, आफ्टर फोरफीचर बट बिफोर री इशू। तो कितने 2000 में से कितने ऐसे शेयर्स थे जिनको हमने री इशू कर दिया, 1500, तो वो नहीं आएगा, जो री इशू नहीं हुए वो आएगा। और उसमें अमाउंट कौन सा आता है, टोटल मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव कितना हुआ था स्टूडेंट, साफ साफ नजर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपने ₹8 कॉल किया था, ₹10 वाला शेयर था, लेकिन आपका कॉल्ड अप कितना था, आपने ₹8 कॉल किया था, और उसमें से ₹2 एरियर रह गया था, यानी कि पेड अप कितना था, रिसीव कितना हुआ था, ₹6 की रेट से आपको मनी रिसीव हुआ था। बस यही अमाउंट आपको शेयर फॉरफीचर में शो करना है, जो शेयर्स आपने री इशू नहीं किए उनका, जो शेयर्स हमने री इशू नहीं किए उनका ₹6 की रेट से जो मनी रिसीव हुआ है वो हमारा शेयर फॉरफीचर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 500 का @6 ₹3,000, ये हो गया टोटल हमारा 6,77,000, एंड दिस अमाउंट विल बी शोन एज शेयर कैपिटल इन द मेन बैलेंस शीट, ₹6,77,000। अगर मैं बात करूं रिजर्व सरप्लसेस की, तो रिजर्व सरप्लसेस में अमाउंट जाता है शेयर फॉरफीचर में जो भी हमारे पास में था उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट लेस करने के बाद में। शेयर फॉरफीचर में हमारे पास में ₹6 की रेट से था, और डिस्काउंट हमने दिया था, री इशू पे डिस्काउंट दिया था ₹2 की रेट से, यानी कि ₹4 की रेट से हमारे कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाना चाहिए। और कितने शेयर्स का जाता है, जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए थे, री इशू कितने किए थे आपने, 1500 शेयर्स री इशू किए थे, तो 1500 शेयर्स का
₹4 की रेट से अमाउंट जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व सरप्लसेस में कैपिटल रिजर्व के नाम से, दैट इज ₹6,000 आई बिलीव 6,000 एग्जैक्टली, राइट। अब टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस क्लास को तो मैं यही ओवर कर रहा हूँ, सेम लिंक से आप वापस से रिज्वाइन कर लेना क्लास को, राइट। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।